नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे जायसी के प्रबंध कौशल के संबंध में। जायसी हिंदी प्रेम खयानक काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अपभ्रंश काल से चली आई इस परंपरा को जायसी ने अपनी प्रतिभा से सर्वथा समृद्ध कर दिया है। जायसी का पद्मावत एक प्रबंध रचना है। इनके प्रबंध कौशल की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि समग्र प्रबंध क्षेत्र के विचार से हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध क्षेत्र में जायसी का स्थान तुलसी के बाद का है। यहाँ ये विचारणीय है कि जायसी ने प्रबंध रचना को पूर्णता और समग्रता प्रदान करने के लिए किस कौशल या किस तकनीक का प्रयोग किया है, इस पर हम विचार करेंगे। प्रबंध काव्य में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कथा का संतुलन और उसकी निरंतरता। दूसरी बात होती है घटना और कार्य की महत्ता, जो लोकव्यापी प्रभाव रखने वाली होनी चाहिए। और तीसरी बात है समस्त घटना प्रवाह का कार्य सिद्धि की दिशा में अग्रसर होना। इन तीनों बातों पर के अतिरिक्त भी अन्य कई विशेषताएं हैं जिनकी अपेक्षा एक प्रबंधकार कवि से की जा सकती है। उस पर हम बाद में विचार करेंगे। हम इन तीनों पॉइंटों यानी इन तीनों बिंदुओं को लेकर के ही विचार करेंगे। पहले प्रमुख तीन बिंदुओं की दृष्टि से जायसी के कौशल की परीक्षा की जाए तो पद्मावत का कार्य रतन सेन का पद्मावती से मिलन नहीं, पद्मावती का रतन सेन के साथ सती होना है। इसलिए रतन सेन ने पद्मावती सहित चित्तौड़ लौटने के बाद राघव चेतन, देश निकाला, राघव चेतन, दिल्ली गमन, पद्मावती रूप चर्चा, बादशाह चढ़ाई, बादशाह का युद्ध का वर्णन, बादशाह और राजा का मेल, रतन सेन बंधन, बंधन मोक्ष, पद्मावती मिलन, रतन सेन देवपाल युद्ध, राजा रतन सेन बैकुंठवास और पद्मावती नागमती सती आदि घटनाओं की योजना बनाई है। विचारणीय बिंदु ये है कि क्या पद्मावत का सारा घटना प्रवाह पद्मावती के सती होने की घटना को लक्ष्य में लेकर निरंतर रूप से उस दिशा की तरफ प्रभावित रहा है? तो उत्तर इसका ये है नहीं। पद्मावत के पूर्वार्ध की घटना या कथा अपने में पूर्ण लगती है। पद्मावती रतन सेन भेंट के बाद कथा का प्रवाह रुक सा गया है। कवि का ध्यान प्रेम और श्रृंगार के वर्णन पर केंद्रित है। 128 से लेकर 140 पृष्ठों तक प्रेम, सुख, वैभव, विलास, षष्ठ ऋतु वर्णन और अनेक प्रकार के मधु चर्चा विधानों के चित्रण में कवि का मन रम गया है। कथा को फिर आगे बढ़ाने के लिए कवि ने नागमती संदेश की योजना की है। नागमती का संदेश मिलने पर राजा को चित्तौड़ की याद आती है और कथा में गति आती है। राघव चेतन, देश निकाला लेकर पद्मावती नागमती सती खंड तक कथा को उत्तरार्ध कहा जा सकता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध की कथाओं के बीच में जो अंतराल है उसके औचित्य का समर्थन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विवाह के उपरांत जो उत्सव, समागम और सुख भोग आदि का वर्णन है उसके मध्य विराम समझिए। उसके उपरांत राघव चेतन के निर्वासन से घटनाओं का प्रवाह कार्य की ओर मुड़ता है। आचार्य शुक्ल अरुस्तु के मत से सहमत होते हुए ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके प्रबंध कौशल में कथा के मध्य भाग में स्फुटित होने के कारण से विराम आवश्यक है। इससे कथा प्रवाह खंडित नहीं होती है, ठीक है, लेकिन कथा का पुनः गतिशील होने के कारण ठोस और विश्वसनीय होना चाहिए। पद्मावत में विराम के बाद कथा का पुनः अग्रसर होने का कारण है नागमती की स्मृति। नागमती की याद है वो राजा रतन सेन को चित्तौड़ ले आती है। यदि नागमती की स्मृति में इतनी शक्ति थी तो रतन सेन सिंगल से उचाट क्यों कर गए? उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति इतनी दुर्बल क्यों थी कि पद्मिनी की रूप चर्चा सुनकर उसे नागमती सहसा तिनके के समान त्याग कर सिंगल गढ़ की ओर प्रस्थान कर गया? ये एक विचारणीय बिंदु है जिस पर विचार या मंथन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कथा के पूर्वार्ध में पद्मावती मिलन को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि वह प्रेम कथा का कार्य प्रतीत होता है। ये कार्य की सिद्धि के लिए छोटे छोटे कथा सूत्र कल्पित किए गए हैं। हीरामन तोते का सूत्र, गजपति का सूत्र, अप्सरा का सूत्र, पार्वती महेश का सूत्र, ये सूत्र सभी पद्मावती मिलन के लिए आवश्यक है। इसके बाद उत्तरार्ध कथा में इतना उपयोग नहीं रह गया है। पद्मावती का सती होना उत्तरार्ध कथा का कार्य प्रतीत होता है, पूरी कथा का नहीं। ये कार्य की सिद्धि का साधन दूसरे हैं। इसमें राघव चेतन का सूत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पद्मावत का सारा कथानक रामचरितमानस की भांति अविच्छिन्न भाव से गतिशील नहीं है। ऐसा लगता है कि जायसी को जो कथा लोक अनुश्रुति से प्राप्त हुई थी
वह पद्मावती मिलन तक ही सीमित थी। कहानी का उत्तरार्ध कवि ने अपने समय की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना और अलाउद्दीन युगीन ऐतिहासिक सूत्रों को सम्मिलित ताने बाने से बुन करके उसकी कल्पना में रंग भर करके गाढ़ा कर दिया। आचार्य शुक्ल ने पद्मावती के सती होने की पूरी कथा को कार्य मानकर उसकी दृष्टि से विचार किया है। इस दृष्टि से विचार करने पर कथा के प्रवाह को अविच्छिन्न नहीं माना जा सकता और नहीं ये कहा जा सकता है कि कथा के सारे सूत्र संतुलित रूप से कार्य सिद्धि करने में आवश्यक है। यह आवश्यक कहा जा सकता है कि जायसी ने दो स्वयं पूर्ण कथानकों को बड़े कौशल से जोड़ने का प्रयत्न किया है। रतन सेन सिंघल से लौटते समय समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। इस घटना का शुभ पक्ष ये है कि उसे समुद्र से 5 रत्न मिलते हैं। ये 5 रत्न उस संधि के आधार बनते हैं जिनके आधार पर बादशाह गढ़ में प्रवेश करता है और छल से रतन सेन को बंदी बनाता है। इस प्रकार सिंघल से प्राप्त 2 चीज़ें अर्थात पद्मावती और 5 रत्न पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कथा को जोड़ती है। पद्मावती के अलाउद्दीन चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है और 5 रत्नों को पाकर संधि प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है। उसके बावजूद कथानक के निरंतरता की शिथिलता और सभी सूत्रों को लक्ष्यगत एकता के अभाव में इनकार नहीं किया जा सकता। 2 कथाओं के कौशल को जोड़ने का लक्ष्य तक पहुंचना एक बड़ी बात है। जहाँ तक कार्य के महत्व होने की बात है, पद्मावती मिलन की अपेक्षा नागमती का सती होना अधिक उदात्त और प्रभावशाली है। पद्मावती के मिलन एक प्रेमी साधक की व्यक्तिगत साथ सिद्धि है, उसमें लोकव्यापी महत्व नहीं है। पद्मावती का सती होना अलाउद्दीन जैसे धूर्त और लोभी शासक के मन में सांसारिक ऐसनाओं की व्यर्थता का बोझ जगाने के लिए लोकमानस में सतीत्व के गौरव का भाव जगाने वाला है और पूरी कथा को शांत रस के उदात्त प्रभाव के परिणत कर देने वाला है। इस योजना उनके जायसी ने अपने महाकवि होने का प्रमाण दिया है। एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य में कुछ विशेषता और भी होनी चाहिए। मानव जीवन के वैविध्यपूर्ण और समग्र चित्रण, परिस्थिति और परिवेश के अनुकूल पात्रों की मनोवृत्तियों का निर्देशन, कथा की इतिवृत्तात्मक और रसात्मक स्थलों का सामंजस्य, कथा के मर्म स्थलों की पहचान, सहृदयतापूर्ण वर्णन, उदात्त दृष्टियों की व्यंजना आदि विशेषताएं इस प्रबंध काव्य की महत्व और गौरव प्रदान करती हैं। जहाँ तक पद्मावत का प्रश्न है, इसके पूर्वार्ध में वैविध्य नहीं है। कवि ने केवल लक्ष्य प्रेम मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का चित्रण तक ही सीमित है। रतन सेन के विरक्त होकर गृह त्याग करते समय उसकी माता के रुदन में वत्सलता का सात्विक स्वरूप की व्यंजना और पद्मावती की विदाई के अवसर पर सखी स्नेह, मातृ प्रेम, परिवार प्रेम और जन्मभूमि के प्रति सहज रागात्मक लगाव की व्यंजना प्रेम गाथा के जीवन में अन्य संदर्भों के साथ जोड़ती है। कथा के उत्तरार्ध परिस्थितियों में वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राघव चेत देश निकाला के अवसर पर अनिष्ट की आशंका और बादशाह चढ़ाई के समय पर क्रोध, देश रक्षा की भावना, युद्ध के लिए उत्साह, रतन सेन बंधन के अवसर पर छल, करुणा और अमरस, देवपाल द्वितीय आगमन के अवसर पद्मावती के सतीत्व की योजना और गोरा बादल युद्ध क्षेत्र युद्ध के अवसर पर स्वामी भक्ति, वीरत्व और मातृत्व प्रेम और पति प्रेम, उत्साह आदि के भावों की व्यंजना पद्मावत में मात्र प्रेम गाथा होने से ही बचा लेती है। पाठक ये अनुभव करता है कि केवल एक प्रेम कहानी ही नहीं है, उसके काव्य यात्रा में जीवन की अन्य वृत्तियों और स्थितियों का भी समावेश है। जहाँ तक परिस्थिति के अनुकूल पात्रों की मनोवृत्तियों का निर्देशन का सवाल है, जायसी की पर्याप्त सफलता मिली है। जिसकी परिस्थिति में किस पात्र की मनोवृत्ति में क्या परिवर्तन हो सकता है या किस पात्र को किस परिस्थिति के अनुसार सहज स्वभाव में देखते हुए कितना बदला जा सकता है, इसकी मनोवैज्ञानिक समझ जायसी को है। राघव चेतन पंडित है, इसीलिए उसे मृत्युदंड देना ठीक नहीं है, किंतु राज दरबार में उसके वेद मार्गी पंडितों के छल से नीचा दिखाया है, इसलिए उसे दंड देना भी आवश्यक है। अतः राजा उसे देश निकाले का दंड देता है। रानी पद्मावती जब यह सुनती है कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ और होती है या भविष्य के प्रति शंकालु होकर सोचती है। भले न की न ऐसे गुणी निसारा, पद्मावती रानी है, स्त्री और शंकालु होना स्वाभाविक है। राजा शासक है, सत्ता के शीर्ष पर है, उसका चित्त में निर्णय लेना उचित है। उसके लिए इतना ही बहुत है कि वह राघव चेतन को प्राणदंड नहीं देता। तात्पर्य ये है कि एक ही उपस्थिति में किस पात्र की मनोवृत्ति किस प्रकार से बदल जाती है, इसकी समझ जायसी को है। प्रत्येक प्रबंध काव्य में इतिवृत्तात्मक स्थल होते हैं, कोई भी कथा इतिवृत्त भी नहीं हो सकती। इसके साथ ही प्रत्येक जीवन गाथा में रसात्मक स्थल भी होते हैं।
कोई भी कवि मात्र इतिवृत्त लिख करके कवि नहीं हो सकता, साथ ही मात्र रसात्मक स्थल का वर्णन करके कि विस्तृत जीवन गाथा भी नहीं लिख सकता। गीतिबंध भले ही लिख ली गई हो, ऐसी स्थिति में सफल प्रबंधकार कवि के लिए इतिवृत्तात्मक और रसात्मक स्थलों का समानुपातिक सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। कुछ अवसरों को छोड़कर जायसी ने इतिवृत्त और रसात्मक में सामंजस्य बनाए रखा है। जायसी की एक कमजोरी ये भी है कि वे कथा के बीच वस्तु वर्णन में जब रम जाते हैं तो भूल जाते हैं कि उनका लक्ष्य कथा के कार्य को अग्रसर करना होता है, परंतु वर्णन करना नहीं। वस्तु वर्णन में कथा विकास के क्रम में आने वाली परिस्थितियों को उचित महत्व देने के लिए किया जाता है। वस्तु वर्णन के विस्तार देने के लिए रसात्मक प्रभाव में बाधा पड़ती है। जायसी का सिंगल द्वीप वर्णन, राजा का भोज वर्णन और चित्तौड़गढ़ वर्णन इतने विस्तृत है कि इनको पढ़ते पढ़ते पाठक ऊबने सा लग जाता है। ऐसे अवसरों पर जहाँ जायसी वस्तुओं की गणना करने लग जाते हैं, वस्तु वर्णन संतुलित और बिंबात्मक होने के कारण से रस प्रभाव में बाधक ही नहीं होते, अपितु कवि ने अपनी जानकारी दिखाने और वस्तुओं के विविध रूपों और भेदों का वर्णन करने वाला से भी लगता है। इससे रस प्रवाह खंडित होता है। जायसी की कथा के भीतर आने वाले मार्मिक स्थलों की अच्छी पहचान है। इन अवसरों के वर्णन में भी पूर्ण तन्मयता के साथ किया है। जायसी ने पद्मावत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नागमती का वीर वर्णन है। जायसी का ये वीर वर्णन पद्मावत का मर्म स्थल है, जहाँ जायसी अपने शुद्ध कवि रूप में हमारे सामने आते हैं। वीर की अनुभूति यहाँ इतनी सघन है कि नागमती जैसी रूप गर्विता रानी सामान्य नारी के रूप में वन वन में बिलखती फिरती है। उसके अहंकार का विगलन हो जाता है। उसकी भावना इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह जड़ चेतन का भाव भी उसके सामने समाप्त हो जाता है। पूरी प्रकृति उसको वीर से दग्ध दिखाई देने लग जाती है। गिरी, समुद्र, शशि, मेघ, रवि सही न सकई, यही आगे लिख करके जायसी ने वीर की उदात्त और भुवन व्यापी प्रभाव की व्यंजना की है। जायसी ने इस वीर वर्णन के संबंध में आचार्य शुक्ल ने जैसे मर्मी समीक्षक को भी ये कहना पड़ा कि जायसी का वीर वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। पद्मावत में कुछ अन्य स्थल भी मार्मिक है। पद्मावती रतन भेंट, पद्मावती गोरा बादल संवाद, पद्मावती नागमती सतीखंड आदि। पद्मावती नागमती का सती हो जाने के बाद बादशाह के किले के भीतर आकर इस अपूर्व दृश्य को देखना और इन अवसरों पर कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा का जो परिचय दिया है वह अद्वितीय है। कथा के उदात्त तत्वों का समावेश प्रबंध काव्य में कालजयी बनाता है। जायसी ने यह प्रयास भी अपने काव्य के अंदर किया है। कथा में उदात्त तत्वों का समावेश करने के लिए जायसी ने उदात्त पात्रों का चरित्र, वस्तुओं और दृश्यों का वर्णन और कल्पना विधान सभी में ये देखा जा सकता है। ये कवि की क्षमता पर ही निर्भर करता है कि जहाँ वह कितना औदात्य उसमें समावेश कर पाता है। जायसी का सबसे उदात्त दृश्य है नागमती पद्मावती का सती होना। यही वह कार्य है जिसकी ओर उत्तरार्ध की सारी कथा पूर्वार्ध की कथा को अपने भीतर समेट करके अग्रसर होती दिखाई देती है। कवि ने कथा का अंत करुणा क्रंदन में नक दिखा करके गहन, उदासीन और पूर्ण शांति में दिखाया है। जीवन के सारे उद्वेगों का शांति से पर्यवसान कर देने से कथा का अंत औदात्यपूर्ण हो गया है। अतः इसका अंत जायसी को महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित कर देता है। इस प्रसंग में समाप्त करते हुए एक बात और भी कहनी है कि पद्मावत एक समासोक्ति है। ये ऐसा प्रबंध काव्य है जिसके बीच बीच में आध्यात्मिक तत्व की व्यंजना होती गई है। इससे कहीं तो कवि ने कल्पना और कई अद्भुत औदात्य का समावेश किया है। ये स्थल कवि की दृष्टि में समृद्ध हो गए हैं, किंतु कहीं कहीं ये परोक्ष अर्थ संकेत कथा के सहज रसात्मक प्रभाव में भी बाधक भी हुए हैं। उदाहरण के लिए मानसरोवर खंड में पद्मावती के लोकोत्तर सौंदर्य का निर्दर्शन पूरे दृश्य को उदात्त बना देता है। इसके विपरीत सिंगलगढ़ वर्णन में जहाँ काया के भीतर स्थित चक्रों और गढ़ के नव खंडों की समासोक्ति का आधार पर एकता दिखाई देती है, वहाँ पूरा वर्णन अपना स्वाभाविक सौंदर्य हठयोग की दूर साधना की भूल भुलैया में उलझ गया है। इस प्रकार हीरामन तोता द्वारा नागमती का रूप वर्णन सुनकर राजा रतन सेन का सहसा मूर्छित हो जाना आध्यात्मिक जागरण का सूचक भले ही हो, कथा को अस्वाभाविक बना देता है।
तात्पर्य यह है कि पद्मावत में लौकिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों के निर्वाह के प्रयत्न में कहीं तो प्रबंध रचना उदात्त हो गई है, किंतु कहीं कहीं अस्वाभाविक और जटिल भी हो गई है और दूरह भी हो गई है, क्योंकि वो हर आदमी के समझने के लिए मुश्किल है। उसको उसी दृष्टि से देखा जाए तो समझ में आ जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन यदि लौकिक दृष्टि से उसे समझने का प्रयास किया जाए तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रबंध रचना की सभी विशेषताओं को दृष्टि में रख करके विचार करने के बाद यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रेम खयानक कवियों में जायसी का प्रबंध कौशल सबसे अनोखा है। न तो उनके पहले कोई प्रेम खयानक कवि इतनी ऊंचाई तक काव्य को पहुंचा सका है और न बाद में भी, किंतु हिंदी के सभी प्रकार के कवियों की दृष्टि में आकर यदि विचार किया जाए तो उनका स्थान तुलसी के बाद स्वीकार करना पड़ेगा। ये अवश्य है कि तुलसी को जो कथा परंपरा से प्राप्त हुई थी उसमें रचना के अनेक श्रेष्ठ तत्व पहले भी विद्यमान थे और उसने अपनी प्रतिभा से भी इसको समृद्ध किया। जायसी को जो कथा परंपरा से मिली थी वह लोक कथा थी, उसमें उन्होंने अपनी ओर से बहुत कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ा है, अपने कौशल से उसे महाकाव्योचित औदात्य प्रदान किया है। इसे अपनी प्रतिभा के चमत्कार ही कहा जाएगा। निस्संदेह जायसी एक प्रतिभा संपन्न प्रबंध कवि है। उनकी प्रबंध कौशल काव्य शास्त्रीय रूढ़ियों को पूरी तरह से कायल नहीं है। ये अपभ्रंश की प्रेम कथा की रचना की परंपरा का विकास है, उसे जायसी ने पूर्णता प्रदान की है। इसलिए जायसी के प्रबंध कौशल के संबंध में यदि हम विचार करें तो ऐसा प्रबंध कौशल प्रेम खयानक कवियों के अंदर बहुत ही कम मिला है और मिलना लगभग मुश्किल है। धन्यवाद।